हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो ये बिहार एसएससी का जो योद्धा सीरीज चलाया जा रहा है, आज का हमारा जो क्लास है 15 नंबर का क्लास है। इसके पहले अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके अवश्य देखिए, और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, बोर्ड पीडीएफ। तो इसमें काफी अच्छे से डिस्कशन हम कराते हैं, तो आप लोग अगर वीडियो में रुक करके देखिए कि कैसा लगता है, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न को देखते हैं कि पहले प्रश्न क्या है। ये आज का जो हमारा प्रश्न है 321 नंबर का है। 321 नंबर का है प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है कि किस संगठन से मेजनी का संबंध है। किस संगठन से मेजनी का संबंध है, तो बताइए किस संगठन से है। तो ये जो संगठन से आपको कार्बोनरी से, किससे संबंधित है, कार्बोनरी संगठन से संबंध किसका है, तो मेजनी का है। मेजनी का पूरा नाम जोसेफ मेजनी है, और मेजनी का संबंध इटली के एकीकरण से है। मेजनी का संबंध किससे है, मेजनी का संबंध, मेजनी का संबंध इटली के एकीकरण से है, एकीकरण से है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि मेजनी का संबंध किससे है, तो इटली के एकीकरण से है। अगर बात किया जाए कि एक नारा दिया था किसने, तो मेजनी ने। किसने, मेजनी ने, कि अगर समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथों में दे दो। अगर समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का जो नेतृत्व है उसको मेजनी के हाथ में, नवयुवकों के हाथों में दे दो। तो ये कथन जो है किसने कहा था, मेजनी ने। किसने कहा था, मेजनी द्वारा जो कहा गया है। अगर 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 समाज में क्रांति लानी हो, अगर समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। नवयुवकों के हाथों में दे दो। तो ये जो कथन कहा था किसने, तो मेजनी ने। किसने कहा था, मेजनी ने। तो इसको याद रखिएगा। और मेजनी का संबंध जो है किस संगठन से है, तो आपको ये है कार्बोनरी संगठन से। किससे है, कार्बोनरी संबंध से। और मेजनी किस देश का रहने वाला था, तो इटली का। और इटली का एकीकरण की बात किया जाए तो किसने किया था, मेजनी ने। इटली का एकीकरण किसने किया था, मेजनी ने। और इनका एक नारा है कि अगर समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व किसके हाथों में दे दो, तो नवयुवकों के हाथों में दे दो। ये किसने कहा था, तो मेजनी ने। किसने, मेजनी ने। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन अगला की बात करें 322 नंबर की, तो कह रहा है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं, 21 अगस्त को, या 22 अगस्त को, या 23 अगस्त को, या 24 अगस्त को। तो आप लोग भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं। कमेंट पर लिखने से आपको याद होगा। तो इसका जो प्यारा सा आंसर हो जाएगा 23 अगस्त को। 23 अगस्त को। इस 23 अगस्त को इसे हाल ही में जो है घोषित किया गया है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में 23 अगस्त को हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह घोषित किया गया है। किसके उपलक्ष्य में, तो चंद्रयान 3 के जो सफल लैंडिंग हुआ है, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर प्रतिवर्ष 23 अगस्त को, प्रतिवर्ष 23 अगस्त को 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस
मनाया जाएगा, मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं कि 23 अगस्त आखिर क्यों मनाया जा रहा है। तो उस दिन हमारा चंद्रयान 3 जो है वह 23 अगस्त को चंद्रयान मतलब चंद्रमा पर, चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर जाकर के ये सफल लैंडिंग हुआ था। इसीलिए 23 अगस्त को नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे राष्ट्रीय घोषित किया गया है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में इसे मनाया जाएगा। ठीक है, चंद्रयान 3 की अगर बात करें तो यह किस चीज की खोज किया है चंद्रयान 3 ने। तो चंद्रयान 3 जो है सल्फर की खोज किया। चंद्रयान 3 ने सल्फर की पता लगाया है कहाँ, चंद्रमा पर। चंद्रमा पर जो है किसका पता लगाया है, तो सल्फर का पता लगाया है। ये सब क्वेश्चन आने वाला है। और चंद्रयान 3 की अगर बात करें तो चंद्रयान 3 में क्या क्या था, तो लैंडर था, लैंडर का नाम विक्रम था, और रोवर का नाम जो है प्रज्ञान था। लैंडर के नाम क्या था, विक्रम था। इस चंद्रयान 3 की अगर बात करें तो एक था लैंडर, और इसका जो नाम, लैंडर का नाम जो था विक्रम था। क्या था, विक्रम था। लैंडर के नाम विक्रम था, और रोवर और विक्रम, सॉरी, लैंडर का नाम क्या था, विक्रम, और रोवर का नाम प्रज्ञान था। रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान। रोवर की अगर बात करें तो रोवर का नाम क्या था, रोवर का नाम ये आपको प्रज्ञान था। क्या था, प्रज्ञान था, प्रज्ञान था। ठीक है, तो ये दोनों को भी याद रखना है। और सफल लैंडिंग कब हुआ था, 23 अगस्त को। उसको किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में इसे मनाया जाएगा। ठीक है, वर्तमान में अगर देखा जाए तो हमारा जो कहां से लैंडिंग होता है, श्रीहरिकोटा से। कोई भी जो हमारा भारत का जो लॉन्च होता है तो वह कहां से होता है, ये होता है आपको श्रीहरिकोटा से। और श्रीहरिकोटा कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अगला चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर प्रयोगशाला के बर्नर में प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में जो बर्नर रहता है, बर्नर, तो उसमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्या एलपीजी, या तो फिर प्राकृतिक गैस, या कोल गैस, या तेल गैस। बताइए कि प्रयोगशाला के बर्नर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो आपको प्रयोग किया जाता है एलपीजी। एलपीजी, एलपीजी का फुल फॉर्म की अगर बात करें तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम क्या होता है, गैस होता है, एलपीजी। एलपीजी की अगर बात करें तो किसका किसका मिश्रण है, एलपीजी किसका किसका मिश्रण है। तो एलपीजी की बात करें तो यह मिश्रण की अगर बात करें, मिश्रण की, तो यह जो है मिश्रण किसका किसका है, तो आपको प्रोपेन और ब्यूटेन का है। किसका है, प्रोपेन और ब्यूटेन का, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का यह एलपीजी मिश्रण है। और ब्यूटेन की अगर बात करें तो ब्यूटेन जो है, ब्यूटेन, इसे लाइटर में प्रयोग किया जाता है। इसे लाइटर में भी प्रयोग किया जाता है। किसको, तो ब्यूटेन गैस को। किसको, ब्यूटेन गैस को। ठीक है, और अगर बात करें इस एलपीजी के, तो इसमें सुगंधी, उसको सुगंध आवे, मतलब गंध आवे, उसके लिए क्या मिलाया जाता है, इसके गंध हेतु देखते हैं कि रिसाव जब होता है गैस का तो महकने लगता है, तो पता चल जाता है कि गैस कहीं ना कहीं लीकेज है। तो उसमें एक रसायन मिला रहता है जिसका नाम है इथाइल मर्केप्टॉन। क्या नाम है, इथाइल मर्केप्टॉन। क्या नाम है जी, तो इथाइल मर्केप्टॉन के कारण गैस के रिसाव का पता लगाया जाता है। ठीक है, इथाइल मर्केप्टॉन।
अगर बात करें कोल गैस की, है ना, कोल गैस ऑप्शन में है, तो कोल गैस की अगर बात करें तो कोल गैस किसका किसका मिश्रण है, तो हाइड्रोजन है, मीथेन है, हाइड्रोजन है, मीथेन है। कोल गैस की अगर बात करें, कोल गैस में कौन कौन सी आती है, तो इसमें हाइड्रोजन आ जाता है, आपको मीथेन हो जाता है, आपको CO2 हो जाता है और CO हो जाता है। तो ये चारों गैस को जो है कोल गैस के रूप में जाना जाता है। किसको किसको, तो हाइड्रोजन, मीथेन, हाइड्रोजन, मीथेन, CO2 और CO, ये कोल गैस का क्या है, मिश्रण है। अगर बात करें जल गैस की, है ना, जल गैस की अगर बात करें, जल गैस की, तो जल गैस में क्या क्या होता है, CO प्लस H2, CO प्लस H2 होता है, CO प्लस H2। और अगर बात करें प्रोड्यूसर गैस की, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर गैस की, प्रोड्यूसर गैस में क्या रहता है, तो CO प्लस N2 रहता है, CO प्लस N2। तो CO प्लस N2 हो जाएगा प्रोड्यूसर गैस, और CO प्लस H2 की बात करें तो ये हो जाएगा आपको जल गैस। और कोल गैस की अगर बात करें तो हाइड्रोजन, मीथेन, CO2 और CO। ठीक है। गंध हेतु एलपीजी में क्या मिलाया जाता है, तो इथाइल मर्केप्टॉन मिलाया जाता है। और एलपीजी का मिश्रण में क्या क्या रहता है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण रहता है। पूरी बात आपको समझ में आया होगा। अगर ब्यूटेन की बात करें तो इसे लाइटर में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि लाइटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ब्यूटेन का। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था, अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था, तो पूछ रहा कि कब हुआ था, तो 1861 से 65, 65 से 69, 72 से 76 या 76 से 80, सब ये 1800 में है। तो अमेरिका का गृह युद्ध कब हुआ था, क्या आपको जानकारी है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो गृह युद्ध हुआ था 1861 से 1865 के बीच में, 1861 से 1865 के बीच में अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था, गृह युद्ध हुआ था। अमेरिका में गृह युद्ध जिस समय हुआ था, तो अमेरिका में गृह युद्ध के समय, अमेरिका में गृह युद्ध के समय, युद्ध के समय अमेरिका के प्रधानमंत्री कौन थे, अमेरिका के प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो ये थे आपको अब्राहम लिंकन थे। कौन थे, अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन थे। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जब अमेरिका का गृह युद्ध हुआ था, तो हो रहा था 1861 से 65 के बीच में, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री अब्राहम लिंकन थे। कौन थे, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन की अगर बात करें तो इन्होंने दास प्रथा का भी अंत किया था। इन्होंने क्या किया था, तो दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत किया था। किसने, तो अमेरिका में जो दास प्रथा का अंत किया था अब्राहम लिंकन के द्वारा ही किया गया था। और एक क्वेश्चन पूछता है अमेरिकी स्वतंत्रता, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी, तो 4 जुलाई 1976 ईस्वी में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 4 जुलाई कब हुआ था, 4 जुलाई कब हुआ था बताइए, 4 जुलाई 1776 ईस्वी में, 1776 में। तो अमेरिका की अगर स्वतंत्र की बात करें तो ये हुआ था आपको 4 जुलाई 1776 ईस्वी में। और अमेरिका की जो दास प्रथा का जो उन्मूलन किए थे वो अब्राहम लिंकन किए थे। और जब गृह युद्ध हो रहा था तो उस समय भी प्रधानमंत्री कौन थे, अब्राहम लिंकन थे। अगर बात किया जाए अमेरिका की खोज की, जैसे हमारा भारत की खोज के बारे में जानते हैं कि भारत की खोज किसने किया था, वास्को डी गामा ने। उसी तरह से अमेरिका की खोज की अगर बात करें तो किसने किया था, अमेरिका की खोज, अमेरिका की खोज कब हुआ था, 1492 ईस्वी में, 1492 में किसके द्वारा, तो कोलंबस के द्वारा, कोलंबस द्वारा। ठीक है, तो अमेरिका की खोज कब हुआ था, 1492 ईस्वी में, किसके द्वारा, तो कोलंबस के द्वारा। ठीक है,
तो ये सारा प्रश्न जो है आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन, अगला है कह रहा है भारत के संविधान के किस भाग में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है? बताइए, कह रहा भारत के संविधान के ऐसा कौन सा भाग है जिसमें आपको जो है खुली स्वतंत्रता है वाणिज्य और व्यापार करने की? तो ये जो स्वतंत्रता है वह किस भाग में है ये बताना है। तो क्या भाग 10 में है, 20 में है, 15 में है, 13 में? तो इसका जो प्यारा सा आंसर हो जाएगा आपको 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 में जो है आंसर है ये आपका भारत के संविधान के किस भाग में, जो कि देश के भीतर अगर आप व्यापार कर रहे हैं, वाणिज्य व्यापार कर रहे हैं, तो ये अधिकार आपको देता है कौन? तो भाग 13 देता है कि आप कर सकते हैं, आप भारत के अंदर इस चीज को कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से। तो ये कौन सा अधिकार देता है? ये भाग 13 आपको अधिकार देता है। अगर अनुच्छेद की बात किया जाए, भाग तो पूछ लिया कि 13 है, अगर अनुच्छेद इसमें पूछे तो अनुच्छेद हो जाएगा आपको 301 से 307 के बीच में, 301 से 307 के बीच में। भारत के भीतर वाणिज्य व व्यापार का अधिकार अनुच्छेद की अगर बात करें तो 301 से 307 के बीच में, है ना। ये था आपको अनुच्छेद 301 से 307 के बीच में आप वाणिज्य कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं हमारे भारत के अंदर। और भाग पूछे तो 13 हो जाएगा। भाग कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अगर बात किया जाए भाग 15 की, तो भाग 15 में क्या है? निर्वाचन आयोग से संबंधित है, निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अगर 20 की बात करें तो 20 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया इसमें है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, ठीक है। और 10 में अगर बात करें, भाग 10 में क्या है? तो आपको जो है अनुसूचित जाति और जनजाति से क्या है? संबंधित है। ये जो है आपको SC/ST से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो SC और ST से संबंधित है। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि भारत के संविधान के किस भाग में, अगर भाग पूछे कि कौन से भाग के अंतर्गत जो है वाणिज्य और व्यापार कर सकते हैं तो 13, अनुच्छेद पूछे तो 301 से 7, और बात किया जाए 10 के तो SC/ST से संबंधित है, और 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और 15 में निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक, तो सभी क्वेश्चन जो है छठा है, और जो हम डिस्कशन कराते हैं वो खास करके ज्यादा आपके एग्जाम के लिए लाभदायक होगा। तो इसे आप कॉपी में नोट करिए, या तो फिर अन्यथा टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, आपको वोट PDF मिलने वाली है पूरी फ्री में, है ना। इसी क्लास को लेकर के आप जो है तरह तरह के बैच लेते हैं, लेकिन आपको फ्री मिल रहा है तो समझ में आएगा नहीं, कोई बात नहीं। तो कह रहा है कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं पतंजलि, कपिल मुनि, गौतम ऋषि या जैमिनी। बताइए सांख्य दर्शन के। तो सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं, प्रतिपादक हैं, ये आपको कौन है? तो कपिल मुनि है। कौन है? कपिल मुनि है। सांख्य दर्शन के कौन है? कपिल मुनि। अगर दर्शन की बात किया जाए तो दर्शन का उदय उत्तर वैदिक काल में माना जाता है। दर्शन का उदय जो है, दर्शन का उदय उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में माना जाता है, ठीक है। तो ये अगर पूछे कि दर्शन का जो है उदय हुआ था वह किस काल में हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में। तो इसमें से बहुत सारे दर्शन है, जैसे आपको सांख्य दर्शन हो गया, योग दर्शन हो गया, न्याय दर्शन हो गया, सांख्य दर्शन लिख देते हैं यहाँ पे, सांख्य दर्शन,
दूसरा की अगर बात करें तो सांख्य दर्शन के बाद क्या हो जाएगा आपको योग दर्शन होगा, न्याय दर्शन होगा, योग दर्शन, योग दर्शन, और ये हो जाएगा आपको न्याय दर्शन हो जाएगा, न्याय दर्शन। तो सांख्य दर्शन, योग दर्शन और न्याय दर्शन, इसके अलावा वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन हो जाएगा। और वैशेषिक दर्शन के अलावा क्या है, पूर्व मीमांस है, उत्तरी मीमांस है, पूर्व मीमांस, पूर्व मीमांस, और क्या है तो उत्तरी मीमांस है, उत्तरी मीमांस है। तो इसका सबका प्रतिपादक, सबका प्रतिपादक जो है आपको याद रखना जरूरी है, सबका प्रतिपादक, ठीक है। तो ये सारा दर्शन से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी ये पूछ लिया सांख्य दर्शन से, तो कभी योग दर्शन से, तो कभी न्याय दर्शन से, तो कभी विशेषिक दर्शन से। तो इस तरह से सबको आप लोग एक बार याद करना है। देखिए हमारा कहना है कि आप थोड़ा सा ही पढ़िए, एक बार पढ़िए, लेकिन जिस एक बार पढ़ने के बाद जो है आप दोबारा उस चीज को याद रखिए, है ना। दोबारा अगर आवे तो आप इसे आसानी से टिक लगाकर चले जाए, इसलिए मैं इतना डिटेल से बताता हूँ, ठीक है। तो सांख्य दर्शन के अगर बात किया जाए तो कपिल मुनि है, योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतमी, वैशेषिक दर्शन के कनाद, पूर्व मीमांस के जैमिनी राय और उत्तरी मीमांस के बादरायण। लिख देते हैं, ये आप लोग याद करिएगा। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, कपिल मुनि, योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतमी, वैशेषिक दर्शन के कनाद हो जाएगा, और पूर्व मीमांस के जैमिनी राय हो जाएगा, जैमिनी राय, उत्तरी मीमांस के हो जाएगा बादरायण, 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 ठीक है। तो इसे घोर करके पी जाना है, घोर के पी जाना है, ताकि अगर हम क्वेश्चन फिर से दोबारा पूछे तो आसानी से आप लोग इसे टिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो याद करने की कोशिश कीजिए एक बार सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतमी, वैशेषिक दर्शन के कनाद, पूर्व मीमांसा के जैमिनी राय और उत्तरी मीमांसा के बादरायण, ठीक है। इतना ही तो याद करना है। और ये जो दर्शन का उदय हुआ था किस काल में माना जाता है, तो उत्तर वैदिक काल में, किसमें, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 16 संस्कार की चर्चा किस काल में किया गया है। नहीं कहता है कि लड़कियां जो है 16 संस्कार करके, 16 संस्कार में क्या है, निपुण है, 16 संस्कार में क्या है, निपुण है। तो 16 संस्कार की जो चर्चा है वह किस में है, तो क्या पूर्व वैदिक काल में है, उत्तर वैदिक काल में है, ऋग्वैदिक काल में है, या वैदिक काल में है, बताइए। तो इसका जो प्यारा सा आंसर हो जाएगा आपको उत्तर वैदिक काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कारों की चर्चा का वर्णन किया गया है। कितने चर्चा का, तो 16 संस्कारों की चर्चा का वर्णन किया गया है। किस काल में, तो उत्तर वैदिक काल में। अगर इस 16 संस्कार में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार देखा जाए तो उसका नाम है उपनयन, उपनयन। इस 16 संस्कार में, इस 16 संस्कार में, संस्कार में महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण संस्कार की अगर बात करें तो क्या नाम है उसका, उपनयन है, उपनयन, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। यहां से मात्र 2 ही क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन 16 संस्कार कहां से लिया गया है, तो उत्तर वैदिक काल में चर्चा है, और इस 16 में महत्वपूर्ण कौन है, तो उपनयन है। कौन है, उपनयन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हर्यक वंश के संस्थापक माने जाते हैं, हर्यक वंश के संस्थापक माने जाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि डिस्कशन पर आप लोग ज्यादा जोर दीजिएगा, ठीक है। डिस्कशन को एक बार नहीं तो 2 बार वीडियो देखिए, और वीडियो देख करके एक बार पीडीएफ को पढ़िए, उसके बाद आपके माइंड में सेट हो जाएगी, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट भी लगाइए आप लोग। तो हर्यक वंश के संस्थापक माने जाते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक की अगर बात करें तो क्या अजात शत्रु हैं, बिंबिसार हैं,
कालाशोक है, अशोक है। तो बताइए हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो इसका जो है हो जाएगा बिंबिसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार हो जाएंगे। ठीक है। हर्यक वंश की अगर बात करें क्या हो जाएगा? बिंबिसार हो जाएगा। ठीक है। तो हर्यक वंश के संस्थापक हैं बिंबिसार। तो इस बिंबिसार की राज्यकाल की अगर बात करते हैं कि इसका जो कार्यकाल रहा था कब से कब तक रहा था, तो 544 से 492 ईस्वी तक मानी जाती है। इसका कार्यकाल की अगर बात करें, बिंबिसार के कार्यकाल, बिंबिसार की कार्यकाल कब से कब था? तो बताइए कब से कब था? तो 544 से 492, 544 से 492 तक मानी जाती है। 544 से 492 तक मानी जाती है। और बिंबिसार की अगर बात करें तो ये जो है महात्मा बुद्ध के क्या थे? संरक्षक माने जाते हैं। बिंबिसार जो थे, क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी के संरक्षक कौन थे? महात्मा गांधी ने, महात्मा बुद्ध के संरक्षक बिंबिसार। ये महात्मा बुद्ध के संरक्षक माने जाते हैं, संरक्षक भी माने जाते हैं। ठीक है। तो दोस्त कहिए या संरक्षक कहिए, दोनों में अगर पूछे कि महात्मा बुद्ध के कौन थे, तो बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार। और बिंबिसार की राजधानी की अगर बात करें तो इनकी राजधानी जो थी राजगिरी थी। इनकी राजधानी कहाँ थी? राजधानी की बात करें तो राजगिरी थी। कहाँ थी? राजगिरी थी इनकी राजधानी। और अगर बात करें कि बिंबिसार को जो है इन्हें श्रेनिक कहा गया है। श्रेनिक तो श्रेनिक मतलब क्या होता है? जो सेना रखता है, जो सेना रखता है, सेना रखने वाला कहा जाता है। तो बिंबिसार को श्रेनिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेनिक। और इनका जो राजवैद्य था, बिंबिसार के जो राजवैद्य था उसका नाम था जीवक। राजवैद्य था इनके, राजवैद्य के नाम, इनके राजवैद्य की नाम अगर बात पूछे तो उसका नाम क्या था? जीवक था। क्या था? जीवक था। ठीक है। तो ये सारा पॉइंट आपको याद रखना है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। बिंबिसार का राज्यकाल कब से कब तक चला था? 544 से 492। और बात करें यह महात्मा बुद्ध के जो है क्या थे? तो संरक्षक माने जाते हैं। और राजधानी इनका बिंबिसार के कहा था? राजगीर में। इन्हें क्या कहा जाता है? तो श्रेनिक कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो सेना रखने वाला। क्या होता है? सेना रखने वाला। और इनके राजवैद्य का नाम था जीवक। ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन जो है आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, धनानंद ने, चनक ने? बताइए। ये सब क्वेश्चन जो है क्रीम क्वेश्चन है। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपको चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना किया गया था। मौर्य वंश की स्थापना कैसे किया गया था? तो इसके पीछे जो हाथ था चाणक्य का था। चाणक्य का जो नाम है विष्णुगुप्त है, कौटिल्य है। तो इनके हाथों में था, जिसने लालन पालन करके राजनीतिक सूझबूझ सिखा करके चंद्रगुप्त मौर्य को, और नंद वंश के शासक था धनानंद, उसको हरा करके अपदस्थ कर दिया। और इसने क्या किया? तो मौर्य वंश की स्थापना कर दिया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। अगर बात करें मौर्य वंश की, तो मौर्य वंश की स्थापना चाणक्य के प्रयास से, अगर पूछ दे किसके प्रयास से, तो चाणक्य के प्रयास से नंद वंश के शासक, नंद
वंश के शासक धनानंद था। कौन था? धनानंद। धनानंद हुआ था ये कि धनानंद को जो है सॉरी चाणक्य को धनानंद ने बेइज्जती किया था। क्या किया था? बेइज्जती किया था। उसी दिन धनानंद ने कहा था कि अब मैं तुमको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको जो है सत्ता से क्या करूंगा, हटाकर ही रहूंगा। और एक लड़का मिला जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। उसे लालन पालन करके बुद्धि विवेक सिखा करके उन्होंने उनको जो है क्या किया, विवेकशील बनाया। और अंत में नंद वंश के शासक जो धनानंद था, धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किया। मौर्य वंश की स्थापना किया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग पढ़िएगा तो आपको थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो ये था मौर्य वंश की स्थापना के बारे में। अगर बात करें कि चाणक्य के बारे में, तो चाणक्य का एक जो है पुस्तक है अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के लेखक बात करें तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो आपको चाणक्य हैं। कभी कभी पूछता है कि ये जो अर्थशास्त्र है इसमें किस चीज का वर्णन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य है, जिसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। किसकी? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? तो आपको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है इस अर्थशास्त्र से। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य हैं। कौन है? चाणक्य है। यह अर्थशास्त्र 15 अधिकरण और 7 राज्यों में विभक्त था। यह जो है अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो यह 15 अधिकरण तथा 7 राज्यों में विभक्त था। तो 15 अधिकरण एवं 7 राज्यों में क्या था? विभक्त था। और इस अर्थशास्त्र की जो तुलना है मैकियावेली की तुलना से की गई है। अर्थशास्त्र की तुलना प्रिंस के मैकियावेली से की गई है। इसकी तुलना प्रिंस के मैकियावेली से किया गया है। तो ये सारा जो है प्रश्न आपको याद रखना है। ठीक है, तो मौर्य वंश की स्थापना किसने किया? चाणक्य ने किया। सॉरी, चाणक्य नहीं, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और किसको हरा करके? तो धनानंद को हरा करके। किसको? धनानंद को हरा करके। और चाणक्य, ये जो चाणक्य हैं, इनका किताब का नाम क्या है? तो अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र, जिसमें किसका वर्णन है? तो मौर्य वंश के साम्राज्यों का वर्णन है, उसके साम्राज्यों का वर्णन है। और ये अर्थशास्त्र जो है 15 अधिकरण तथा 7 राज्यों में विभक्त है। तथा इसकी तुलना किससे की गई है? इस अर्थशास्त्र की तुलना प्रिंस के मैकियावेली से किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कह रहा भारत पर सबसे पहले अरब आक्रमण कब हुआ था? भारत पर सबसे पहले अरब आक्रमण की अगर बात करें तो सबसे पहले कब हुआ था? क्या 712 में, 612 में, 713 में, 715 में? बताइए कब हुआ था? तो इसकी जो आंसर हो जाएगा आपको, अरब आक्रमण सबसे पहले जो सिंध पर हुआ था 712 ईस्वी में। कब हुआ था? 712 ईस्वी में। और करने वाला कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अरब का एक खलीफा था जिसका नाम था अल वलीद। अरब के खलीफा, अरब का खलीफा अल वलीद। अरब का जो खलीफा था अल वलीद के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम, MBK लिखते हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। सिंध पर
712 ईस्वी में आक्रमण किया, 712 ईस्वी में आक्रमण किया था, है ना। तो इसमें कितना सारा प्रश्न निकाला। सबसे पहले पूछ देगा कि अरब आक्रमण किसने किया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया। कब किया, 712 ईस्वी में किया। किसके आदेश पर किया, तो अल-वलीद, जो कहाँ के था, तो अरब का जो है खलीफा था, और अल-वलीद था, उसी के जो है आदेश पर ये मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। सिंध पर, कहाँ किया था, सिंध पर। तो सिंध पर जब आक्रमण किया था, तो आक्रमण के समय सिंध पर आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था, समय राजा दाहिर था। कौन था, राजा दाहिर था। क्या था, राजा दाहिर। यहां से भी प्रश्न आता है कि जब सिंध पर आक्रमण हुआ था तो सिंध का राजा कौन थे, तो राजा दाहिर था। और राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बारे में के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसका नाम है राजौर का युद्ध है। तो राजौर का युद्ध की अगर बात करें, राजौर का युद्ध, तो ये किसके बीच में हुआ था, मोहम्मद बिन तथा प्लस कर देते हैं दाहिर के बीच में। और इसमें जो है दाहिर क्या हुआ था, तो हार गया था, दाहिर हार गया था, और मोहम्मद बिन कासिम क्या हुआ था, जीत गया था। तो जब इतिहास की हम क्लास लेंगे, पूरा जो है इतिहास की जो क्लास सीरियली वाइज लेंगे हम, तो आपको अच्छी तरीके से पूरी कहानी बताएंगे, है ना। इतना कहानी में क्या होगा, ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताई जा रही है, ठीक है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। कह रहा मामलुक या गुलाम वंश कहिए या मामलुक वंश कहिए, वंश के संस्थापक माना जाता है कौन, इल्तुतमिश, आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक या बलवान, बताइए कौन सा माना जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक आखिर था कौन, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये मोहम्मद गौरी के सेनापति कौन था, ऐबक था। सेनापति ऐबक लिखते हैं, ऐसे पूरा नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है। ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया। कब, तो 1206 ईस्वी में। कब क्या था, तो 1206 ईस्वी में। और इस 1206 ईस्वी में कब क्या था, 1206 में। और इसकी जो गुलाम वंश की कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर राज्यकाल की बात किया जाए, कुतुबुद्दीन ऐबक शासनकाल अगर देखा जाए तो 1206 से लेकर के 1210 तक रहता है। 1206 से 1210 तक ही यह रह पाए थे। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और पूरा गुलाम वंश की अगर बात किया जाए तो पूरा गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक था। गुलाम वंश की अगर बात करें, गुलाम वंश तो ये था आपको 1206 से 1290 था, है ना, 1290 तक था। इसमें गुलाम वंश की अगर बात करें तो जैसे ये सब क्या आता है, ये सब आता है आपको सल्तनत काल की है ना, सल्तनत काल की है। जैसे इसमें टोटल 5 वंशों ने शासन किया था। कितने वंश ने, 5 वंशों ने। इसका ट्रिक होता है गुल खिले तो सैयद लोदी। गा से गुलाम वंश हो गया, खा से खिलजी वंश हो गया, खिले तो से तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, और फिर हो गया आपको गुल खिले तो सैयद लोदी, फिर लोदी वंश हो गया। तो ये 5 राजवंशों ने शासन किया था टोटल 1206 से लेकर के 1290 तक, 1206 से लेकर 1290 तक। और इस बीच में बहुत सारे राजा आए, है ना। तो सारा कहानी जो है आप धीरे धीरे याद रखिए। जैसे अभी मैं बताया इसके बारे में, तो गुलाम वंश के बारे में, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में समझते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने
कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इन्होंने, इनकी अगर बात किया जाए तो ये जो है, इनको जो है तुर्की राज के संस्थापक के रूप में माना जाता है। क्या इनको, इन्हें तुर्क राज के संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो किस रूप में माना जाता है? तुर्क साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात करें तो ये पहले दास था, है ना? क्या था? दास था। तो इसे दासता से मुक्त किया गया था। इसे दासता से मुक्त की अगर बात करें तो 1208 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1208 ईस्वी में। पूछता है प्रश्न कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता से मुक्ति कब मिला था? तो 1208 ईस्वी में। किसके? तो मोहम्मद गौरी के भाई था। मोहम्मद गौरी के भाई मोहम्मद गौरी के भाई गयासुद्दीन महमूद था। कौन था? गयासुद्दीन महमूद, भाई गयासुद्दीन महमूद द्वारा। तो इसको दासता से मुक्ति दिलाने वाला कौन था? कब था? तो 1208 ईस्वी में। किसने किया था? तो गयासुद्दीन महमूद के द्वारा। इस कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। इन्हें लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। किनको? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुब मीनार की अगर बात करें तो कुतुब मीनार की भी नींव जो है इन्होंने ही डाली थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन ये चल बसे और इसको पूरा किया था इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और उसकी पांचवी मंजिल का जो निर्माण किया था वो किया था आपको फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन करा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 30 में, 31 में, 32 में, 34 में? बताइए प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करें तो ये 1930 में हुआ था। टोटल 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 30, 31, 32, 30, 31, 32, 30, 31, 32। सीरियल याद रखना है। टोटल कितना हुआ था? 3 गोलमेज सम्मेलन। कुल गोलमेज सम्मेलन की बात करें, गोलमेज सम्मेलन कुल कितना हुआ था? तो आपको 3 हुआ था। 3 कब कब हुआ था? तो पहला की बात करें तो 1930 में हुआ था। दूसरा की बात करें तो 1931 में हुआ था। और तीसरा की बात करें तो 1932 में हुआ था। ये तीनों को याद रखना है, 30, 31 और 32। और इससे प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो गोलमेज सम्मेलन थी तो इसकी शुरुआत किसने किया था? जॉर्ज पंचम ने। किसने किया था? जॉर्ज पंचम ने इसकी शुरुआत, गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत की अगर बात करें, शुरुआत तो जॉर्ज पंचम ने किया था। जॉर्ज पंचम ने। और इसकी अध्यक्षता की अगर बात करें, इसकी अध्यक्षता की तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसकी अध्यक्षता किया था। किसकी? इस गोलमेज सम्मेलन की। एक क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी ने कौन सी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, है ना? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आपको कौन लिए थे? तो ये महात्मा गांधी जी। ठीक है। और ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब भाग लेने जा रहे थे तो इनको एक जहाज मिला था, SS राजपुताना। उस जहाज का नाम क्या था? तो SS राजपुताना से
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में एस राजपुताना नामक जहाज से गए थे, नामक जहाज से। प्रश्न पूछता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए थे कौन सी जहाज से, तो उसका नाम है एस राजपुताना। एस राजपुताना नाम है, क्या है, एस राजपुताना। और एक प्रश्न पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला कौन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करें, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला, एगो तो सब जानता है, लेने वाला है ना, भीमराव अंबेडकर, तो उनको सब जानता है, BR अंबेडकर को। लेकिन और कौन थे इनके साथ, भीमराव अंबेडकर को तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ और एक व्यक्ति था, नाम तेज बहादुर सप्रू। क्या नाम था, तेज बहादुर सप्रू। क्या नाम था, तो तेज बहादुर सप्रू और आपको भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। किसमें, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लास कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं और वीडियो जरा सा भी अच्छा लग रहा है तो एक बार जो है लाइक का बटन जरूर ठोकिए, ताकि हम मोटिवेशन में रहें और आपके लिए तरह तरह का कंटेंट लाने की कोशिश करते रहें। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं अगला क्वेश्चन। पुनर्जागरण का जनक माना जाता है किसको, मार्टिन लूथर किंग को, मुसोलिनी को, हिटलर को, दाते को। किसको, दाते यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, दाते। तो वैसे जागरण को कहते हैं जैसे कि मनुष्य के जो अधिकार हैं वो दबा हुआ है, मनुष्य का जो अधिकार है, चाहे शिक्षा का अधिकार हो या फिर बोलने की स्वतंत्रता हो, ये सब क्या है, तो मनुष्य का अधिकार है। और वो अधिकार जो है किसी शासित प्रदेश के द्वारा दबाया गया है, किसी शासित प्रदेश के द्वारा दबाया गया है, और उसी को जागरण, पुनर्जागरण मतलब उसको पुनर्जीवित करके उसे पुनर्जागरण का अर्थ दिया गया है। तो पुनर्जागरण का जो आपको जनक कहा जाता है किसको, तो दाते को। किसको कहा जाता है, दाते को, अगर मैं सही हूं तो। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन लग रहा है तो आप लोग कमेंट करिएगा कि क्या पुनर्जागरण का जनक दाते को ही कहा जाता है। ठीक है, तो दाते को, किसको कहा जाता है, दाते को। और जर्मनी में अगर बात किया जाए पुनर्जागरण के जनक को, तो मार्टिन लूथर किंग को। जर्मनी में, जर्मनी की अगर बात करें तो जर्मनी में किसको कहा जाता है, मार्टिन लूथर किंग को। पुनर्जागरण की अगर शुरुआत की बात करें तो पुनर्जागरण की शुरुआत जो हुआ था, पुनर्जागरण की शुरुआत आपको इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था, इटली के फ्लोरेंस शहर में, फ्लोरेंस शहर में, इटली के फ्लोरेंस शहर में पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कारण निम्न में से किस अनुच्छेद में पंचायतों का गठन से संबंधित है, 38 में, 39 में, 40 में, 41 में, बताइए पंचायतों का गठन किसमें संबंधित है। तो ये तो कितना बार पढ़ा चुके हैं, है ना, ये आपको 40 में है। किसमें है, 40 में पंचायतों का गठन से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था की अगर बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिला में, राजस्थान के नागौर जिला में, है ना, पंचायती राज व्यवस्था नागौर जिला में लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया था, सबसे पहले राजस्थान में, सबसे पहले कहाँ, राजस्थान में, वो भी 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। और अगर दूसरा की बात करें दूसरी बार में कहा, तो दूसरी बार में आपको आंध्र प्रदेश में हुआ था। दूसरी बार में कहाँ हुआ था, दूसरी बार
आंध्र प्रदेश में। 2 अक्टूबर से 9 दिन बढ़ा दिया तो 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर 1959 को कहा, तो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। और ये जो पंचायती राज व्यवस्था जो चली आ रही है वो कितने स्तरीय है, तो त्रिस्तरीय है। जैसे बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था के लिए अलग अलग समिति के जो है सुझाव दिया था। तो समितियां के बारे में अगर देखा जाए, समिति इससे संबंधित, पंचायती राज से संबंधित समिति, तो टोटल जो है आपको पहला की बात करें तो बलवंत राय मेहता समिति थी, बलवंत राय मेहता समिति, मेहता समिति था। और क्या था, तो आपको अशोक मेहता समिति था, अशोक मेहता समिति। तीसरा की बात करें तो आपको एल.एम. सिंघवी समिति था, एल.एम. सिंघवी, सिंघवी समिति था। और क्या था, तो आपको पी.के. थुंगन समिति था, पी.के. थुंगन समिति था, पी.के. थुंगन समिति। ये सारा जो समितियां हैं आपको किससे संबंधित है। और क्या है, तो जी.वी. के राव समिति है, जी.वी. के राव समिति, जी.वी. के राव समिति, राव समिति। ये सारा समितियां जो है किससे संबंधित है, आपको पंचायती राज व्यवस्था से। किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से। ये कब आया था, तो 1957 में आया था, 1957 में, 1957 में। यह आया था 1977 में, 1977 में। ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का जो है लागू करने के प्रावधान किया गया था, जबकि अशोक मेहता में द्विस्तरीय, अशोक मेहता में द्विस्तरीय। अभी तक अगर बात किया जाए तो मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड को छोड़कर सभी राज्यों में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था लागू है। और केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखा जाए तो दिल्ली को छोड़ करके, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा डिवाइन कॉमेडी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक के रचयिता कौन है, डिवाइन कॉमेडी, बोकोसियो, पेट्रॉक, दाते, इरेस्मस। तो बताइए डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी के जो विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है उसके रचयिता कौन है, तो यही है दाते। कौन है, दाते। दाते कहाँ के थे, तो इटली के थे। कहाँ के थे, ये इटली के थे, ये आपको इटली के थे, जो कि डिवाइन कॉमेडी लिखा है। दाते को इतालवी कविता का पिता भी कहते हैं, दाते को, दाते को इतालवी कविता के पिता कहते हैं, के पिता कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इतालवी कविता के पिता भी कौन कहलाते हैं, दाते। अगर बात करें पेट्रोक के, तो मानववाद का पिता कहलाता है। पेट्रोक कहाँ गया, यहाँ, मानववाद के पिता, मानववाद के पिता, मानववाद के अगर पिता पूछे तो क्या हो जाएगा, पेट्रोक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पेट्रोक हो जाएगा। और मैकियावेली है ना, द प्रिंस की रचना किसने किया था, द प्रिंस की रचना, द प्रिंस, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, द प्रिंस, द प्रिंस की रचना मैकियावेली से, मैकियावेली से। अभी ने बताए थे कि जो अर्थशास्त्र के लेखक चनक है उसकी तुलना किससे किया गया है, तो द प्रिंस की रचना मैकियावेली से, द प्रिंस की रचना मैकियावेली से, ठीक है। अगला चलते हैं। कर भारत की दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा कौल, किबिथु, इंदिरा पॉइंट, मुहास, गुहार माता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। उत्तरोत्तम पॉइंट की अगर बात करें तो इंदिरा कौल हो जाएगा। इंदिरा कौल क्या है, तो उत्तरोत्तम पॉइंट है, उत्तरोत्तम बिंदु लिख देते हैं। उत्तरोत्तम बिंदु अगर पूछे तो इंदिरा कौल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गुहार माता हो जाएगा पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु अगर पूछे तो गुहार माता हो जाएगा। और किबिथु की अगर बात करें तो ये पूर्वी बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु हो जाएगी। गुहार, किबिथु क्या हो जाएगा, पूर्वी बिंदु हो जाएगी, ठीक है। और उत्तरी बिंदु बताइए दिए इंदिरा कौल। अगर बात करें भारत की, तो भारत की जो हमारी
उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर बात करें तो 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है। वही अगर बात करें भारत की पूरब से पश्चिम कितना हो जाएगा? तो 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर है। तो सबसे ज्यादा क्षेत्र फैलाव कहाँ है? तो उत्तर से दक्षिण है। उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे ज्यादा फैलाव है। ठीक है, तो ये सब टॉपिक आपको याद रखना है। अगला पॉइंट, अक्षांश की दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। अक्षांश की दृष्टि से, तो अक्षांश की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का स्थान क्या होगा? भारत के स्थान क्या होगा? बताइए जल्दी से। अक्षांश की दृष्टि से भारत का स्थान, तो इसका जो स्थान हो जाएगा आपको उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। देशांतर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत पूर्वी गोलार्ध में। देशांतर की दृष्टि से भारत कहाँ है? तो पूर्वी गोलार्ध में। भारत कहाँ है? तो पूर्वी गोलार्ध में है। देशांतर के, अब अक्षांश अगर पूछे तो उत्तरी गोलार्ध है। तो ऐसे दोनों पूछे तो उत्तरी पूर्वी हो जाएगा। क्या होता है? उत्तरी पूर्वी। जैसे भारत का विस्तार अगर देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट आपको जो है अक्षांश की ओर आता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करें तो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, है ना? 37 डिग्री 6 मिनट आपको जो है कितना है? तो अक्षांशीय है। और अक्षांश अभी क्या बताए हम? अक्षांश क्या है? तो उत्तरी में है। क्या है? तो आपको उत्तरी अक्षांश में है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश में भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक है, अगर बात करें देशांतरीय की, तो देशांतरीय की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? देशांतरीय की, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री से लेकर के 97 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 डिग्री, ये जो क्या है? तो देशांतरीय विस्तार है। कितना है? देशांतरीय विस्तार है, जो कि कहाँ है? तो आपको पूर्वी देशांतर में। कहाँ है? पूर्वी देशांतर में। ये जो है आपको पूर्वी देशांतर। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, एक बार समझ लीजिए कि देशांतर की दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में, अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में। तो अक्षांशीय विस्तार अगर पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा। 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा, ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। अगर पूछे देशांतरीय विस्तार तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक जो हो जाएगा आपको पूर्वी देशांतर। क्या हो जाएगा? पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और भारत की मानक समय की अगर बात करें तो भारत की मानक समय कितनी डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है? तो 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री। भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से? तो आपको 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। और डिग्री की बात करें तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर
पूर्वी देशांतर से, कितना डिग्री से? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। और कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से। 5 राज्यों का नाम पता है ना? 5 राज्यों का नाम बताइए। एक तो होता है यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और क्या है पचमा? पचमा आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो भारत की मानक समय रेखा कितनी? 5 राज्यों से गुजरती है। अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? क्या 10.5% है, 15 है, 17.5 है, या 2.42% है? तो क्वेश्चन पहले समझिए, भारत का क्षेत्रफल, जो भारत का क्षेत्रफल है, विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 2.42% हमारे भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल की है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत कैमा राज्य है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, दृष्टि से भारत कैमा राज्य है? भारत कैमा देश है? भारत 7वां है। भारत कैमा नंबर पर है? तो आपको 7वां नंबर पर है। प्रथम नंबर पर कौन है? रूस है। दूसरा में कनाडा है, चीन है। कौन कौन है? रूस है, कनाडा है, चीन है। रूस हो गया, 2 नंबर में कनाडा हो गया, 3 नंबर में आपको चीन हो गया। तो रूस, कनाडा और चीन, अमेरिका, ब्राजील, अमेरिका और ब्राजील, अमेरिका हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? तो ब्राजील हो जाएगा। अमेरिका हो जाएगा, ब्राजील होगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा? ब्राजील, हाँ, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ब्राजील के बाद आपको ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगी, ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगी। और हमारा 7वां नंबर में कौन है? तो भारत है। कौन है? भारत है। तो इसको याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कैमा राज्य है, देश है? तो 7वां देश है। कौन कौन है? अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो पहला नंबर में रूस है, सबसे बड़ा है, फिर कनाडा है, उससे छोटा, फिर चीन है, उससे छोटा, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो भारत कैमा नंबर पर आ गया? 7वां नंबर पर। रूस, कनाडा, चीन, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये सातों को आपको याद रखना है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। और भारत का विस्तार अभी तुरंत बताए थे कि 32 से 14 होता है, उत्तर से दक्षिण, और पूरब से पश्चिम की बात करें तो 2933 किलोमीटर होता है। अच्छा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ये पूछता है क्वेश्चन कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई, सीमा की लंबाई ये कितना होता है? तो 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर आपको भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है, ठीक है। और भारत की मुख्य भूमि के तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य भूमि से तटीय सीमा की लंबाई अगर पूछे, भारत की मुख्य भूमि के तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई जो है आपको 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर आपको अगर तटीय लग गया तो 61 हो जाएगा, और अगर स्थलीय लग गया तो 15,200 हो जाएगा, 15,200 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन करें, गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है? अमेरिका, भारत, चीन या पाकिस्तान? बताइए, गेहूं में कौन है? गेहूं में अग्रणी देश। तो गेहूं की अगर बात किया जाए तो इसमें आपको चीन ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश की है? तो चीन की है। अगर धान की पूछे, धान में कौन है? तो धान में भी चीन है। गेहूं और धान में, है ना, गेहूं एंड धान में कौन है? तो आपका चीन है। गेहूं और धान में अग्रणी जो देश है चीन है। अगर बात किया जाए गन्ना की, तो गन्ना जो है, गन्ना में अग्रणी कौन है? तो ब्राजील है। गन्ना में कौन है? ब्राजील है। गन्ना में कौन हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। और क्या होता है? जैसे कपास हो गया था, कपास में हो जाएगा आपको चीन हो जाएगा। कपास में चीन, कपास में भी कौन हो जाएगा? तो आपको चीन है अग्रणी, कपास में चीन है। केला में भारत है। केला में कौन है? तो भारत है।
केला में भारत है, केला में भारत है। इस तरह से आपको 5-5 6-6 को याद करते जाइएगा तो आपको पूरी जो है अग्रणी देश में याद हो जाएगा। ठीक है। और तंबाकू की बात करें तो तंबाकू में भी कौन है? चीन है। तंबाकू में भी चीन है। आलू की बात करें तो आलू में भी आपको चीन है। आलू में कौन है? तो चीन है। ठीक है। तो एक बार मेरे साथ याद करिएगा, आपको गेहूं और धान, धान गेहूं नहीं बोलता, धान गेहूं, तो धान गेहूं में चीन हो जाएगा, गन्ना में ब्राजील हो जाएगा, कपास में चीन हो जाएगा, केला में भारत हो जाएगा, तंबाकू में चीन और आलू में चीन हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो है सभी को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी में शामिल किस एक्ट के तहत किया गया है? कहने का मतलब ये हुआ है कि पहले मद्रास और बंबई और कलकत्ता तीनों अलग सी प्रेसिडेंसी थी, लेकिन एक एक्ट लाया गया, एक एक्ट लाया गया था, उसके तहत मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता में शामिल कर दिया गया। इसमें शामिल कर दिया गया, तो ऐसा किस एक्ट के तहत किया गया? 1973, 1833, 1773 या 1784 के तहत? तो इसका जो प्यारा सेंसर हो जाएगा 1773 में। 73 एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को किसमें मिला दिया गया है? तो बंगाल में मिला दिया गया। कहाँ? बंगाल में। ठीक है। 1773 की अगर बात करें तो इसको जो है कौन लाया था? प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा। किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा। यह 1773 रेगुलेटिंग एक्ट को 1773 रेगुलेटिंग एक्ट को किसने लाया था? 1700 रेगुलेटिंग एक्ट को तो आपको लाया था लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा। लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा आपको ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। अच्छा, क्यों लाया गया था? क्योंकि इसका जो कंपनी का जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, कंपनी लोग जो है भ्रष्टाचार कर रहा था, उस भ्रष्टाचारी को, उस कुशासन को दूर करने के लिए। इसका उद्देश्य की अगर बात करें, उद्देश्य की, तो उद्देश्य इसका क्या था? कंपनी के भ्रष्टाचार तथा कुशासन में सुधार के लिए। किसके लिए? तो भ्रष्टाचार को रोकने तथा कुशासन पर अंकुश लगाने के लिए ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। और इसी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। इसी एक्ट के तहत, है ना, इसके तहत एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। और इसके जो प्रथम न्यायाधीश थे, इसके प्रथम न्यायाधीश की अगर बात करें तो कौन थे? एलिजा एम्पे थे। कौन थे? एलिजा एम्पे इसके प्रथम न्यायाधीश थे। कब हुआ था इसकी स्थापना? तो 1774 में। इसके तहत एक उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ था आपको 1774 में इसकी स्थापना हुआ था। और प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा एम्पे। ठीक है। तो शायद क्लास लास्ट हो चुका है, यहीं तक था प्रश्नों। तो कैसा लग रहा है क्लास आप लोग जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है। इतना मेहनत करते हैं आप सभी के लिए ताकि आप सभी सफल हो, जल्दी से आपको नौकरी लगे और शादी ब्याह हो। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।